रिलेशन बताना है अपने को विद्युत धारा और अपवावेग में। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इस पर, तो ध्यान से पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता रहता है ये सवाल। और सीधी सीधी इक्वेशन बताऊँ तो I = NE VD ये अपने को लाना रहेगा, सीधा भी काम आता है। तो अपवावेग और विद्युत धारा पे संबंध ज्ञात करेंगे अपन। क्या करते हैं, पहले अपन एक डायग्राम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। ये एक मैंने चालक ले लिया, इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। इस चालक में मैं एक विशेष क्रॉस सेक्शन एरिया वाइज थोड़ा सा एरिया ले रहा हूँ मैं। डेल एक्स भाग पे विचार करता हूँ इसके। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो सब पे ए ही रहना है। अब इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले भाग में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये ई है, ठीक है भाई। अब ये हुआ चूँकि प्लस ये माइनस, मतलब ये सिरा प्लस से जुड़ा है, ये माइनस से जुड़ा है, तो इसका मतलब अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइनस से प्रतिकर्षित होगा और प्लस की तरफ जाएगा। तो जो ई करके अपन कह रहे हैं बल लगेगा इसके ऊपर, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, वो बल इस तरफ इसको ले जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसके अगेंस्ट। फ्लो जो अपने करंट हो रहा है वो आई में यहाँ सर्किट में डिनोट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन है नहीं भाई, बहुत सारे होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन होना है जो सब मूव करेंगे उस तरफ अपवावेग VD से। तो इसकी चाल क्या है, मान ली मैंने अपवा चाल VD, उससे ये मूव कर रहा है। और इसको अपन कहते हैं इस डेल एक्स को पार करने में टाइम लगेगा डेल टी, यानी यहाँ से यहाँ तक इस इलेक्ट्रॉन को जाने में समय जो लग रहा है, समय वो कितना है, डेल टी टाइम इसको लग रहा है, ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं अपन इसका डिडक्शन। सबसे पहले मान लिया अपन ने एक कोई चालक है जिसको बैटरी से जोड़ा गया है, और इसमें अपन कहते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मैं मान लेता हूँ एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कह दिया मैंने, वो है आपके स्मॉल n, ये मैं मान लेता हूँ। और अपवाह चाल VD है ही, ठीक है भाई, अपवाह चाल या वेग VD, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e, ठीक है। और डेल एक्स वाले अपन एरिया पे विचार कर रहे हैं, डेल एक्स लंबाई के भाग पर विचार कर रहे हैं, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, माने गए भाग की या विचारशील विचाराधीन भाग की, माने गए भाग की लंबाई डेल एक्स को पार करने में लगा समय इलेक्ट्रॉन द्वारा, डेल टी है, डेल टी मैंने मान लिया। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है ही इसमें। अच्छा, और अपन क्या मान लेते हैं इसमें, और अपन ये कह देते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया ए है, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। अब देखो इसमें जब अपन ने एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कही है, एकांक आयतन में यानी यूनिटी वॉल्यूम में है n, तो अपन कहेंगे इस भाग में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो मैं ये कहूँगा विचाराधीन या माने गए विचाराधीन भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, विचाराधीन भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इस भाग का आयतन, n इंटू इस डेल एक्स वाले भाग का आयतन। और आयतन कितना होगा, आयतन हो जाएगा a इंटू डेल एक्स, तो a इंटू डेल एक्स, ये आयतन हो गया, a डेल एक्स क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू
हाइट, ये आयतन है और एकांक आयतन में n है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Na डेल x हो जाएंगे। अब अपन ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो अपन ये कह रहे हैं अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है तो कुल आवेश इस भाग का डेल टी समय में प्रवाहित कुल आवेश इंटू कर लो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है तो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार कर रहे हैं इस एरिया को, तो प्रवाहित आवेश कितना हुआ, तो प्रवाहित आवेश हो जाएगा डेल टी समय में प्रवाहित कुल आवेश जो डेल एक्स दूरी तय कर रहा है, तो इसमें अपन कह देंगे यहाँ पे प्रवाहित आवेश डेल क्यू बराबर एन ए डेल एक्स, ये तो है ही, इसको गुणा किससे कर लेना है, ई से, तो वापस लिख देता हूँ डेल क्यू इजिकल्स एन ई ए डेल एक्स। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ डेल एक्स दूरी को डेल टी समय में वी डी वेग से पार किया जा रहा है, तो अब वी डी बराबर क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल टी, तो डेल एक्स क्या हुआ भाई, वी डी डेल टी हो गया, ठीक है, ये इसमें रिप्लेस कर दो, पुनः डेल क्यू बराबर, तो डेल एक्स की जगह क्या रख देंगे, वी डी डेल टी रख देंगे, तो आ गया एन ई ए वी डी डेल टी, डेल टी को उधर ट्रांसपोज कर दो, डेल क्यू बाई डेल टी इजिकल्स एन ई ए वी डी। अब डेल क्यू बाई डेल टी क्या है, धारा है, तो धारा की परिभाषा से विद्युत धारा आई इजिकल्स डेल क्यू बाई डेल टी एन ई ए वी डी, तो ये अपने रिलेशन आ जाता है किस किस में, विद्युत धारा और अपवाह वेग में। विद्युत धारा आई और अपवाह वेग वी डी में रिलेशन हमने प्राप्त कर लिया, आई इजिकल्स एन ई ए वी डी। अब ऐसा है इसमें, चलो एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ फिर अपन आगे चलते हैं। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध अपना टॉपिक है, इसके लिए हमने डायग्राम प्रिपेयर कर लिया है। डायग्राम में हमने क्या क्या प्रिपरेशन करी है, लैंग्वेज में अच्छे से आपको बता देता हूँ। माना कि एक ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक को किसी बैटरी से जोड़ा गया है, प्रवाहित धारा आई है और इसके एक एरिया पे डेल एक्स लंबाई के भाग पर मैं विचार करता हूँ जिसमें वी डी वेग से इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस से प्लस गतिमान हैं और ये इस डेल एक्स को डेल टी टाइम में पार करते हैं, ठीक है भाई, और इन पे बल ई लगता है, वो बताओ नहीं बताओ कोई बात नहीं, यूज़ तो नहीं आएगा वैसे। फिर अपन ये कहते हैं यहाँ पे यदि अपन चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n मान लेते हैं तो अपन कहेंगे ये जो डेल टी समय में इस भाग से प्रवाहित आवेश है वो कितना होगा, तो डेल टी समय में प्रवाहित आवेश उतना ही होगा जितने इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उनकी संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो पहले अपन संख्या ज्ञात करते हैं, तो संख्या ज्ञात करते हैं इस भाग में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में n है तो इस भाग में कितने होंगे, तो इस भाग का आयतन को n से गुणा कर दो, तो n इंटू इस भाग का आयतन a इंटू डेल एक्स, और जैसे ही a इंटू डेल एक्स इंटू n किया हमारे पास आ गया इस भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है तो इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा, वही डेल क्यू होगा जो इसको पार करेगा डेल एक्स डेल टी टाइम में, तो ये हो गया एन ए डेल एक्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। बस अब अपन बात करते हैं वी डी इजिकल्स वेग बराबर विस्थापन बटा समय या दूरी बटे अपन चाल कहते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वी डी बराबर डेल एक्स बाई डेल टी, तो डेल एक्स बाई डेल टी से अपने पास में ये डेल एक्स निकल के आ गया वी डी डेल टी। डेल टी टाइम में वी डी वेग से कितनी दूरी तय करेगा, वी डी डेल टी तय करेगा जिसको हमने डेल एक्स से डिफाइन किया था, तो अपन ने कह दिया भाई इसको वी डी डेल टी रिप्लेस कर दिया डेल एक्स की जगह, तो डेल एक्स की जगह वी डी डेल टी रिप्लेस किया और डेल टी को इधर भेजा, तो हमारे पास विद्युत धारा की परिभाषा क्या है भी, औसत विद्युत धारा की परिभाषा डेल क्यू बाई डेल टी, पीछे बताया था आवेश प्रवाह की दर, तो आई बराबर डेल क्यू बाई डेल टी मीन्स आई इजिकल्स एन ई ए वी डी, ये अपने पास फाइनली आ जाता है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अगर एन ई ए को मैं कांस्टेंट मानूँ तो सीधा सीधा विद्युत धारा किस पे डिपेंड करिए, अपवाह वेग पे, अपवाह वेग ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा भी ज़्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी। तो अपन ने देख लिया है
अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध आ गया था I=NA/VD। उसके बाद अपन बात करते हैं अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध। इससे पहले मैं एक सांतत्य समीकरण की और बात कर लेता हूँ। देखो सांतत्य समीकरण ये अपने 11th में पढ़ी है, याद हो तो, A1V1=A2V2 करके। सेम वैसे यहाँ पे A1 A2 हो जाएगा। चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोलता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं अपन, सांतत्य समीकरण दे रखी है बुक में इसलिए बता रहा हूँ, बाकी वैसे ध्यान में तो आ ही जाएगी। सांतत्य समीकरण है वो ले रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया जैसे कि इस तरीके से। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, ये है A1, ठीक है। और यहाँ अपन कह रहे हैं अपवाह वेग जो इलेक्ट्रॉन का है वो है VD1 और यहाँ इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है VD2। तो अपन जानते ही हैं कि करंट यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, I1 I2 नहीं होगा। अगर लेते भी हो तो I1 बराबर I2 कहना पड़ेगा। तो अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे NEAVD I हमने बोला था, इसमें अपन कह रहे हैं देखो n कांस्टेंट, n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कांस्टेंट पड़ रहा है, करंट कांस्टेंट पड़ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब A/VD बराबर नियतांक, मतलब अर्थात कांस्टेंट होते ही हम कह देंगे A1 VD1, यानी इनका गुणा क्या है, कांस्टेंट है। A2 VD2 इक्वल्स कांस्टेंट। तो ये अपने कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाती है बहुत इजी वे में, जो हमने बर्नौली समीकरण से पहले 11th क्लास में पढ़ी थी। अब मैं बात करता हूँ वापस जो हमने टॉपिक बात करी थी, अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या, अपवाह वेग का फॉर्मूला है VD इक्वल्स -EE/ME। मैं फ़िलहाल यहाँ परिमाण की बात कर रहा हूँ तो माइनस में हटा देता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है, सदिश बात नहीं हो रही है। अब अपन कहते हैं किंतु आरोपित विभवांतर जो है V है, किंतु आरोपित विभवांतर V है तो क्या कहेंगे, E/L, L चालक की लंबाई है, बराबर V। तो E बराबर क्या होगा भाई, E बराबर जाहिर सी बात है V/L लेना पड़ेगा। तो ये इसमें वापस आप रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस करते ही अपने पास क्या आ जाता है, VD इक्वल्स EV/ME/L। ये V/L E की जगह रिप्लेस हो चुका है। तो ये रिलेशन आ गया आपके अपवाह वेग और विभवांतर में। ध्यान करना, ये वेलोसिटी है, ये विभवांतर है, एक ही V समझ के काट मत देना, ठीक है ना। तो अपवाह वेग VD एंड आरोपित विभवांतर V में रिलेशन आ गया VD इक्वल्स EV/ME/L, जहाँ L क्या है, चालक की लंबाई, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, आरोपित विभवांतर माध्य विश्रांति काल, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अपवाह वेग, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेंगे इसमें ओम्स लॉ। चले 10th में पढ़ाई है हमने, ओम का नियम। क्या पढ़ा था 10th में अपन ने, 10th में हमने ओम का नियम पढ़ा था। हालांकि वहाँ हमने शायद डेरिवेशन वगैरह इसका नहीं किया हुआ, यहाँ अपन इसको करेंगे, डिराइव भी करेंगे। ओम का नियम हम ये कहते हैं कि किसी चालक के लिए जबकि उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, चालक की लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, पदार्थ वगैरह सिमिलर रहे, उसमें चेंज ना आए, तो अपन कहते हैं उस भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहने की स्थिति में किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उस चालक से प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक के सिरों पर स्थिर भौतिक अवस्था, स्थिर भौतिक अवस्था की स्थिति में चालक के
सिरों पर आरोपित एप्लाइड पोटेंशियल विभवांतर का मान प्रवाहित चालक से कह रहे हैं प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। स्थिर भौतिक अवस्था, स्थिर भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और भी अपन ऐड कर सकते हैं इसमें भौतिक अवस्थाएं। तो ऐसी स्थिति में या भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न होने की स्थिति में चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी धारा का मान बढ़ेगा तो v का मान भी, यानी विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, या विभवांतर का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ता है, यानी v प्रोपोर्शनल I, अर्थात v प्रोपोर्शनल I। इसको ध्यान करें, ऐसे ही लिखें v प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनल v लिखोगे तो कांस्टेंट थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो अपन ये कहेंगे v इक्वल्स कांस्टेंट आ जाएगा I R। हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। R क्या है? रेजिस्टेंस, जहाँ कैपिटल R क्या है? चालक का प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कह दो, या आपने जो भी लिया है इसमें कंडक्टिव सब्सटेंस, उसकी बात अपन कर सकते हैं। तो ओम का नियम में मुझे नहीं लगता आपको कोई आपत्ति होनी है, सीधी सीधी बात है। अब अपन ये कहते हैं इस चालक का प्रतिरोध जो R भौतिक राशि है, इसका मात्रक क्या है? तो हमने पढ़ा हुआ है ओम है इसका मात्रक। तो R इजिकल्स V बाई आई, R इजिकल्स V बाई आई ट्रांसपोज कर दिया। और इसकी यूनिट बनाए तो देखो वोल्ट बाई एम्पियर, जिसको क्या बोलते हैं? ओम। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? ओम। ध्यान करना, OM नहीं है, OHM है, ओम। तो ये जॉर्ज साइमन ओम, ये जो साइंटिस्ट का नाम है जिनका ये नियम है ओम, उसी बेस पे ये नाम दिया गया है। अब यहाँ पे भी वही बात है, कोई कहते हैं ऐसा 1 ओम की परिभाषा बताओ, सर ने बताई नहीं, छोड़ दी। तो कोई बात नहीं यार, अपन बना सकते हैं, वो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हम ये कहेंगे किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, मैं क्या बता रहा हूँ? 1 ओम की परिभाषा बता क्या रहा हूँ, बना रहा हूँ। देखो ठीक है ना, बना सकते हैं अपन। कैसे बनाएंगे? हमें बनानी है परिभाषा 1 ओम की, और हम जानते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। बस इसको लैंग्वेज में पिरो दो, परिभाषा बन जाएगी। क्या कहा था? किसी चालक के सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने की स्थिति में यदि चालक से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। आ गया होगा ध्यान में? ये होता है अपने ओम का नियम एक। अच्छा, इसमें ग्राफ वगैरह की भी फॉर्मेलिटी है, कर देता हूँ मैं। V प्रोपोर्शनल I है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा? ये जैसे V, ये I प्रोपोर्शनल, ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ। देखो फॉर्मेलिटियाँ बहुत होती है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे मैंने मान लिया ये कोई एंगल है थीटा, और मैंने यहाँ तक की बात कर ली, ठीक है। और हमने बात करी चलो स्लोप की, tan थीटा। स्लोप समझ गए? ढाल, वक्र की ढाल, स्लोप, प्रवणता। m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से इसको। tan थीटा इक्वल्स क्या होता है अभी? tan थीटा होता है आपके लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो नॉर्मल कह दो, नॉर्मल बाई बेस। तो यहाँ पे लंब कितना है? v अपॉन आधार कितना? I। ऐसे मैंने मान लिया, या डेल करके मान लो, एक ही बात है। तो ये जो स्लोप है v बाई आई, आप देखो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वी आई कर्व का स्लोप क्या है? रेजिस्टेंस है। लेकिन आपने आई वी कर्व बना दिया तो उसके स्लोप का इन्वर्स क्या हो जाएगा? वो आपके प्रतिरोध हो जाएगा। ध्यान करें, अगर मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया आई और ये कर दिया वी, अब स्लोप करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये लंब बटे आधार, तो आई बाई वी आ जाएगा, आई अपॉन वी। और ये क्या चीज़ है? आर इनवर्स, प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान करना, वी आई कर्व का जो वी डैश आई वोल्ट धारा, इस कर्व का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस है, बट आई वी कर्व का नहीं। आई वी कर्व का अपन कहेंगे रेजिस्टेंस का इनवर्स है, ठीक है, जिसमें अपन कंडक्टिविटी की वगैरह की आगे बात करने वाले हैं। ये हुई बात अपने ओम के नियम की। नेक्स्ट भाग में अपन कर रहे हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आज अपन ले रहे हैं ओम के नियम की
व्युत्पत्ति अगले भाग में हमारा, पिछले भाग में हमने ओम का नियम किया था, अब अपन ले रहे हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम का नियम था अपने V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल्स IR, वो हमें यहाँ पे डिराइव करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, जैसे कि अपन ने पढ़ा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। R हमने पढ़ा, इससे प्रतिरोधकता 10th में पढ़ा होगा, ये प्रतिरोधकता, रो रेसिस्टिविटी। अब इन्हीं के आधार पे अपन दो बातें और कर लेते हैं इनके इनवर्स की, ठीक है भाई। क्या क्या बात कर ली मैंने? चालकत्व और एक चालकता, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इसका इन्वर्स है ये चालकत्व। तो इसके लिए वैसे सिंबल यूज अपन चालकता के लिए तो लेते हैं सिग्मा, इसके लिए सिंबल अपन यूज कर लेते हैं, केमिस्ट्री में आपके साथ कप्पा वगैरह यूज करते हैं, कापा कापा, इसमें मैं जी यूज कर लेता हूँ, ये कैपिटल जी, कंडक्टेंस, ठीक है भाई। ये वैसे कम ही काम आता है। तो इनमें ये रिलेशन है, इसका इन्वर्स यानी प्रतिलोम ये है, और इधर इसका प्रतिलोम ये है, इन्वर्स प्रतिलोम। तो कहने का मतलब ये हो गया, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, चालकत्व का व्युत्क्रम प्रतिरोध, चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता, ठीक है भाई। ये थोड़ा अपन ध्यान करेंगे। एक आपको ध्यान में होगा, हमने प्रतिरोध की निर्भरता कही थी, प्रतिरोध की निर्भरता 10th क्लास में हमने बताई थी। क्या निर्भरता थी? कि प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई के तो समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और डिपेंड करता है उस पदार्थ की जिसका प्रतिरोधकता रो है, पदार्थ की प्रतिरोधकता रो पे भी डिपेंड करता है। तो सिमिलरली अपन ने ये कह दिया आर डिपेंड करता है रो पर भी सीधे सीधे, तो अपन ने कह दिया आर इज इक्वल्स रो एल बाई ए, ये अपन ने बोला था, ध्यान में हो तो ये भी थोड़ा अपने को ध्यान में रहे कि प्रतिरोध एक तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रतिरोधकता कितनी है, उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। चालक जितना ज़्यादा लंबा होगा क्या होगा, लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना छोटा होगा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पड़ रहा है ये। अब अपन बात करते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति की। ये थोड़ी जनरल सी बात थी जो हमें रिपीट करनी थी, अच्छे से आपने देख ली होगी। ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि अपन जानते हैं कि I इज इक्वल्स एन ई ए वी डी, जानते हैं विद्युत धारा और अपवाह वेग में, पिछले भागों में अपन ने किया था धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। तो धारा और अपवाह वेग के संबंध से हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स एन ई ए वी डी सबसे पहले। अब मैं धारा घनत्व की परिभाषा इसमें यूज कर लेता हूँ, ए को इधर ले लो तो I बाई ए इज इक्वल टू एन ई ए, सॉरी ए तो उधर चला गया, एन ई वी डी। तो I बाई ए क्या हो गया, आपके धारा घनत्व हो गया, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। हाँ ब्रैकेट में मैंने कारण मेंशन कर दिया भाई, धारा घनत्व J इज इक्वल्स I बाई ए। फिर अपन बात कर लेते हैं इसमें धारा घनत्व के बाद में VD की। तो VD क्या बताया था हमने, एन ई, चलो ये तो हो गया। VD हमने बताया था ई टो बार बाई एम ई, ये बताया था हमने। इसका भी कारण मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई अपवाह वेग जो है वो क्या है, ई टो बार बाई
एम ई के इक्वल्स है। अगर आप सदिश की बात करें तो माइनस बी आता था, यहाँ फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये ले लिया। अब जे क्या आ रहा है अभी, जे आ रहा है एन ई स्क्वायर ई टॉ बार बाई एम ई। अगेन जे इक्वल्स एन ई स्क्वायर टॉ बार बाई एम ई को तो मैं अलग अरेंज कर देता हूँ और डॉट कर देता हूँ विद्युत क्षेत्र के, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है सिग्मा। ये अगर आपको मालूम हो तो, नहीं तो यहाँ मालूम कर लो कैसा होता है, ठीक है ना। तो इसको अपन कह सकते हैं जे इक्वल्स सिग्मा ई। सिग्मा क्या है, अभी ही बताया था मैंने, सिग्मा है आपके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम यानी चालकता है। तो जहाँ सिग्मा क्या हुई, चालकता, जहाँ सिग्मा यानी चालकता बराबर एन ई स्क्वायर टॉ बार बाई एम ए। अच्छे से याद रख लेना इसको, कई जगह काम आती है ये चीज़। तो ये जो अपन कह रहे हैं जे इक्वल्स सिग्मा, ये है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। क्या है ये है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, ध्यान में रख लेना। ओम का नियम डिराइव कर रहे हैं हम, पहले हमने क्या लिया, जे इक्वल्स सिग्मा ई जो है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। एक इनमें आप थोड़ा इम्प्लाइज लगाते रहें, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी ध्यान रखो, लगाना होता है यहाँ जैसे मैंने लगाया है। अब नेक्स्ट कहते हैं, ये तो अपन वी नाउ दैट कह सकते हैं, हम जानते हैं कि बहुत जानते हैं हम। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन पुनः जे इक्वल्स सिग्मा ई। जे को कह दिया वापस आई बाई ए इक्वल्स सिग्मा ई। अब ई को अपन कह रहे हैं वी बाई एल, कई बार कह चुके हैं अपन, because V into L is E, then E is equals V by L. V क्या है, वोल्टता, विभवांतर। कारण मेंशन कर देते हैं, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। अगेन I इक्वल्स सिग्मा, मैंने बताया था किसका उल्टा, रॉ का उल्टा। तो रॉ इक्वल्स 1 अपॉन सिग्मा, प्रतिरोधकता बराबर 1 अपॉन चालकता, रेसिस्टिविटी इक्वल्स इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहाँ मैंने कर दिया भाई 1 अपॉन रॉ डॉट, ये इधर भेज दिया वी ए बाई एल। अब इसको मैं वी के रूप में अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वी इक्वल्स उधर ले लो, सारा मामला ही लो, उधर क्या आ रहा है, और रॉ एल बाई ए जाएगा उधर, रॉ एल बाई ए। इसकी भी बात हमने अभी कर ली थी। ये क्या चीज़ है, ये प्रतिरोध है, हमने बताया था अभी, प्रतिरोध बराबर रॉ एल बाई ए, बिल्कुल ऐसा अपन ने कहा था। वी इक्वल्स ये हो गया आर, आई पहले से ही था तो आई आर, देन वी प्रोपोर्शनल आई, दैट्स द ओम्स लॉ। तो ये आ जाता है अपने ओम का नियम, सत्यापित हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत आनी है, बिल्कुल सिंपल है। आपको थोड़ी फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि जे इक्वल्स आई बाई ए, वी डी इक्वल्स माइनस ई ई टॉ बाई एम ई, सिग्मा ये होता है एन ई स्क्वायर टॉ बाई ए टॉ बार बाई एम ई। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी, और सूक्ष्म रूप के बाद इसमें आना तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। देखो सब अपन जानते ही हैं, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, ये अपन जानते हैं तो सब जानते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ, रिपीट कर देता हूँ फिर भी, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध आई इक्वल्स एन ई ए वी डी से, आई बाई ए इक्वल्स एन ई वी डी। हम जानते हैं धारा घनत्व है आई बाई ए, तो आई बाई ए हुआ जे इक्वल्स एन ई वी डी। हम निकाल रहे हैं सूक्ष्म रूप एक बार का, तो जे इक्वल्स एन ई वी डी की जगह लिख दिया ई ई टॉ बार बाई एम ई
फिर इसके बाद एन ई स्क्वायर ई टॉ बार बाई एम ई अपने पास में आया। हमने क्या किया, एन ई स्क्वायर टॉ बार बाई एम ई को अलग कर दिया और ई को अलग कर दिया। तो इधर एन ई स्क्वायर टॉ बार बाई एम ई जो कि कांस्टेंट पड़ रहा है वो क्या है, वो है आपकी चालकता सिग्मा, हमने रिकॉग्नाइज कर ली। देन जे इक्वल सिग्मा ई के रूप में अपने पास आ जाता है ओम्स लॉ का छोटा सूक्ष्म रूप। इसको आप सदिश रूप में कहो तो ऐसे कह सकते हो। तो जे वेक्टर इज इक्वल सिग्मा ई वेक्टर इन वेक्टर फॉर्मेशन। वापस बात कर ली पुनः, जे इज इक्वल सिग्मा ई की, जे है आई बाई ए, ई है वी बाई एल, और रो जो है उसका इन्वर्स सिग्मा है या सिग्मा का इन्वर्स रो है, जान गए होंगे। तो सिग्मा है तो 1/रो आएगा। और यहाँ हमने इसको रीअरेंज कर लिया, वी ए बाई एल, वैसे ये बोले यहीं पड़ा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर फालतू ही घुमाया इसको। वी इज इक्वल्स अपन कह रहे हैं रो एल बाई ए जो अपना रेजिस्टेंस पड़ रहा है, तो आई आर करके अपने पास में कंप्लीट ये आ जाता है। मतलब ये चीज़ रेजिस्टेंस आ गई यहाँ से और हमने इसको आई आर रीअरेंज कर लिया और अपने पास ओम का नियम आ जाता है वी प्रोपोर्शनल आई करके। आई होप आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।